Okay, so let's start 10th with our very first class. Before starting, let me tell you something. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस, ठीक है? तो अगर आप सिलेबस देखोगे ध्यान से तो दीज आर द चैप्टर्स जो हमको इस साल कवर करने हैं. ये इतना सुंदर सुंदर इसीलिए तुम्हें दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ इट्स वेरी इजी टू स्टडी एंड इट्स एक्चुअली इजी, ठीक है? पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो ऐसा ही लगेगा. अच्छा, एक रूजवेल्ट की एक बहुत फेमस लाइन है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, कि आपको बस विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आधा रास्ता तो आप वैसे ही पार कर जाएंगे. सो बिकॉज इट्स योर वेरी फर्स्ट क्लास हियर, तो मन में बस यही सोचना कि आई कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. जस्ट एक बात ध्यान रखना, जो नोट्स लिखवा रही हूँ क्लास में वो नोट्स लिख लो. सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक, एक रात पहले तक भी क्वेश्चन करवाऊंगी और सुबह 4 बजे भी करवाऊंगी एग्जाम वाले दिन. वो सारे क्वेश्चंस करके पेपर देने जाना. ट्रस्ट मी, और पेपर विल बी वेरी गुड. फिर 80 में से 80 जरूर आएंगे और उसकी गारंटी मैं लिख के देती हूँ, पक्की बात. पर मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी जितनी मैं करूंगी. अगर 50% मेहनत मैं कर रही हूँ तो रेस्ट 50 आपको करनी है, सो दैट यू कैन स्कोर वेल. नाउ लेट्स डिस्कस दिस. तो ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, दीज 4 चैप्टर्स कंप्राइज ऑफ योर केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है ना? है ना? नेक्स्ट वील सी बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे, लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये वाले चैप्टर्स जो हैं वो क्या होंगे हमारे फिजिक्स के पोर्शन को है. और आर एनवायरमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस, ऑल दीज आर फ्रॉम, व्हाई आर यू लाफिंग, ऑल दीज आर फ्रॉम बायोलॉजी. अच्छा, काम की बात ये है, फिजिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स, ठीक है? तो तीनों सब्जेक्ट्स पे उस हिसाब से ध्यान देना है. तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी क्लास में, हार्डवर्क तो करना ही करना है, वो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही कह दिया. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, जैसे कि ह्यूमन आई का जनरल वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स. तो अगर कोई चैप्टर 2 मार्क्स का आ रहा है तुम उसको 10 बार पढ़ोगे, या वो चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो 9 मार्क्स का आ रहा है उसको 10 बार पढ़ोगे. लाइफ प्रोसेस, कॉमन सेंस, ठीक है? तो स्मार्ट वर्क करना है, पर जैसे एग्जाम में 2 दिन बचे हैं तो हमें रिवीजन पहले किसका करना है, लाइफ प्रोसेस का. हमें ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट्स किसके करने हैं, लाइफ प्रोसेस के. इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो नहीं करेंगे, हम वो भी करेंगे, पर हम थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है? तो क्योंकि बायो का वेटेज ज्यादा है, तो जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक? ऑल ऑफ अस आर लिविंग, सम ऑफ अस आल्सो से यार कैसी लाइफ जा रही है. अभी तो तुम बहुत छोटे हो सबकी, बट आई नो योर वर्ड्स, अरे कैसी लाइफ जा रही है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर मैन. है ना? होता है ना चिराग, ऐसा इरिटेट हो जाते हैं ना, हम सब होते हैं, ठीक है? तुम क्या, मैं भी होती हूँ, ठीक? पर फिर भी वी आर ऑल लिविंग, एंड बिकॉज वी आर लिविंग वी शुड एटलीस्ट नो कि हमारे लिविंग प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है. हो सकता है चैप्टर पढ़ने के बाद तुम थोड़े से सुधर जाओ, थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखो, थोड़े से बर्गर्स एंड पिज्जाज कम खाओ, चाहे सामने मैकडी हो, उधर बर्गर फार्म हो, है ना, जो बड़ा टेम्पटिंग दिख रहा है तुम्हें, बट स्टिल ऐसा हो जाए कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार शायद सुधर जाओ, ठीक है? तो हम ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस बेसिकली वो सारे प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. वापस से कह रही हूँ, वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, सर्वाइवल के लिए जरूरी है. सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना. तो ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लो कि बिना अगर हमारे लाइफ प्रोसेस प्रॉपर नहीं चले तो वी वोंट बी एबल टू स्टे अलाइव, हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. तो हमारी बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो प्रॉपरली चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें या तो सीवियर डिजीज होगी, और अगर ज्यादा एक्सट्रीम मोड पे खराब हो गए तो भगवान जी, या नहीं अच्छे काम किए तो ठीक है, हाँ, तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ.
तो इसीलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिकली द प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ। गॉट इट? अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, आप लोगों को सबको साइंस की नोटबुक बनानी है, मैं नोट्स क्लास में लिखवाऊंगी, ठीक है? प्रिंटेड फॉर्म में आपको जो स्पाइरल मिलता है वो मिलेगा, बट दैट्स नॉट डिटेल। मैं क्लास में फुल प्रूफ डिटेल्ड नोट्स लिखवाऊंगी, मुझे सबकी नोटबुक में प्रॉपरली चाहिए, घर पे जाके फेयर नहीं करने हैं, यही लिखने हैं मेरे साथ जब मैं डिक्टेट कर रही हूँ। तो साइंस की कॉपी आप अलग से बनाएंगे, एक ही कॉपी में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कचरा नहीं चाहिए, ठीक है? साइंस की कॉपी खोलो, फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालो, लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन लिखो। Who's missing from the class today? रणविजय, और कोई एब्सेंट है? नहीं ना? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? डेफिनेशन तो समझ में आ गई है ना अर्जुन जी? लिख लो। राइटिंग भी अच्छी करो तुम भी। वन मोर थिंग गाइस, देखो अपनी अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा थोड़ा सुधार लो। अभी स्टार्ट में सुधार लोगे तो ठीक है, बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा और मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अभी आराम आराम से लिखने में गंदी लिख रहे हो तो सोचो जब जल्दी जल्दी एग्जाम में पेपर छूट रहा होगा तब क्या ही करोगे, ठीक है? और मार्क्स कटते हैं हैंड राइटिंग के, ऐसा नहीं है कि कोई लिखता है कि वहां पे 5 मार्क्स लेस फॉर हैंड राइटिंग, बट एग्जामिनर भी तो इंसान होता है ना, उसको दिखेगा कि कचरा कर रखा है तो वो क्यों ही टाइम पास करेगा तुम्हारी कॉपी चेक करने में, वो भी फिर ऐसे ऐसे कर देता है, होता है ऐसा, ठीक है? वैसे ही इंडिया में तो बहुत कहते हैं कि एग्जामिनर्स जनरली ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी घर में वाइफ से लड़के ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होके बैठे होते हैं पेपर चेक करने, और सेंटर्स भी बहुत दूर दूर आते हैं हमारे पेपर चेक करने के, तो वैसे ही इंसान बहुत इरिटेटेड होता है। सोचो उस हालत में तुम गंदी सी हैंड राइटिंग उसके सामने लाओगे तो फिर वो यूं ही करेगा ना, वो प्यार से 5 नंबर नहीं देगा। इसीलिए अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखना, हैंड राइटिंग थोड़ी कम ठीक भी हो तो ये समझो कि लिखने में थोड़ा स्पेस रखो सो दैट इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? करें नेक्स्ट आगे। लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है? चलिए, तो एनसीईआरटी हमारी बुक का नाम है ना, यही पढ़ेंगे ना हम इस साल? राइट, एनसीईआरटी तो पढ़ोगे। क्या होता है एनसीईआरटी? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, है ना? लाइफ प्रोसेस में क्यों पढ़ा रही हूँ? अरे नहीं यार, एन फॉर पता है क्या होता है? न्यूट्रिशन। सी मीन्स सर्कुलेशन, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ई फॉर एक्सक्रीशन एंड आर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है? तो एनसीईआरटी मतलब जो बुक है वो नहीं, अब से और बायो का न्यू एनसीईआरटी इज एन फॉर न्यूट्रिशन, सी फॉर सर्कुलेशन which can also be equalized to transportation, मतलब सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात होती है, टर्म्स अलग है। ई फॉर एक्सक्रीशन एंड आर फॉर रेस्पिरेशन।
अब ध्यान रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। और ये सारे लाइफ प्रोसेस हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे, ये सारे लाइफ प्रोसेस हम एक प्लांट की बॉडी में भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं पे कुछ कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी पढ़ेंगे। जैसे हम फिशेस में भी पढ़ेंगे कुछ कुछ प्रोसेस, हम अमीबा भी पढ़ेंगे बीच बीच में, तो ऐसे हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ेंगे अलोंग विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। अभी के लिए समझ में आ गया एनसीईआरटी का मतलब? तो टेल मी, एन फॉर सी ई आर, चिराग आंटी, आर यू एक्चुअली स्लीपी? नहीं ना? अगर नींद आ रही है यहाँ बैठाऊंगी, ध्यान यहीं पे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो लिखा है इट्स अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स अपना खाना इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन देयर लाइफ बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी। अभी मैं तुम्हारे सामने इतना सारा बोल रही हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली वॉकिंग, तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुले हुए हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है? तुम घर से यहाँ तक आए, तो वो सब काम करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? एनर्जी, ठीक है? एनर्जी कहाँ से आती है? खाना खाने से, ठीक है? और वो खाना अगर तुम्हारे पसंद का हो तो सोने पे सुहागा, ठीक? तो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ फूड टू गेन एनर्जी सो दैट वी कैन लिव आवर लाइफ, ठीक? अब न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन में भी हम आगे फर्दर स्टेप्स पढ़ेंगे, पर उसके पहले न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब समझ में आया? न्यूट्रिशन मीन्स हैविंग फूड टू गेन एनर्जी। एक साइड है। सेकंड हमने पढ़ा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमें जो भी क्या हुआ है, हमारी बॉडी में हमारा फूड गया है या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आयंस हैं, उनको हमें हेड टू टो पहुंचाना पड़ेगा ना, पूरी बॉडी में उनका सर्कुलेशन तो करना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड जो हम पढ़ेंगे, अब हमने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट भी हुआ, तो तुम जो इतने सारे जंक फूड खाते हो, बर्गर्स है, चिप्स है, पिज्जाज है, आर दे ऑल हेल्दी? आर दे हेल्दी गाइस? नहीं ना। तो उसमें बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो रिमूविंग दैट टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और लास्ट हम पढ़ेंगे हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने अभी अभी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन में कि हमने जो खाना खाया उस खाने से हमें क्या मिली? एनर्जी। ये एनर्जी जनरेट कौन करेगा? रेस्पिरेशन। खाना जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? बस खाने को खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो हमें ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन, ठीक है? तो अभी के लिए ये 4 प्रोसेस हैं हमारे। अब ये चारों प्रोसेस अगर अभी भी कुछ डाउट है तो हम इस चैप्टर में एक एक करके बहुत डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। पर बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू गाइस, ठीक है? what I want to discuss is कि there are some other processes as well. Let's first talk about locomotion and movement. ठीक है, हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन उसकी तो बात कर ली। हमारी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है, होता है? क्या होता है एक्स्ट्रा लोकोमोशन? चिराग, हार्दिक, देख, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, है ना? हरजोत आजा, आजा आजा इधर आ। हाँ हाँ, क्योंकि अभी क्या तुझे शर्म नहीं आ रही ना, बहुत हंसी आ रही है। वेव एट देम, दिस इज मूवमेंट। नाउ गो देयर, कम बैक अगेन, दिस इज लोकोमोशन। समझ में आई बात? या किस किस को आई और किस किस को नहीं आई? सबको समझ में आ गई? पक्की बात? नहीं आई ना? फिर से कर हरजोत।
फिर से वेव कर। अरे वेव करने को बोला था। हाँ ऐसे चिराग को हाई कर। ठीक है अब मूव कर। बैठ जा जा। और एम्बैरेस नहीं करूंगी अब, कल से लेट नहीं आना। देखो बेसिकली इफ यू आर एट अ सिंगल प्लेस और आप सिर्फ मूव कर रहे हो एक ही जगह पे, तो दैट इज नोन एज मूवमेंट। पर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। अब बात समझ में आई? ठीक है, मूवमेंट एक ही जगह पे होगा पर लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होगी। तो मुझे बताओ प्लांट्स में दोनों होता है ना? हाँ नहीं होता? प्लांट्स में क्या नहीं होता? मूवमेंट नहीं होता है, लोकोमोशन नहीं होता? लोकोमोशन नहीं होता। वेरी गुड, तुम में सब कुछ है, तुम में दोनों हो रहा है, टाइगर में हो रहा है ना? ठीक है, तो लोकोमोशन मतलब पोजीशन का चेंज होना, जबकि मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो प्लांट्स कैन मूव बट दे कैन नॉट लोकोमोट। इधर उधर पत्तियां तो हिल जाएंगी, ब्रांचेस भी हिल जाएंगी, पर ऐसे खुद का पॉट उठा के प्लांट्स इधर से उधर नहीं घूम सकते हैं। गॉट इट? चलो, तो नाउ टेल मी, ये लाइफ प्रोसेस है या नहीं है? है। हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस आर ऑल दोस प्रोसेसेस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जिंदा रहने के लिए क्या है? जरूरी है। तो क्या ये लाइफ प्रोसेस है? जय है। ओके, योर ओपिनियन सर? मैं नाम फिर से भूल गई, सॉरी। केशव, थोड़े दिन लगेंगे यार। योर नेम सर? लक्ष्य, है ये लाइफ प्रोसेस? पक्की बात? और आप सर? नहीं है या नहीं है? कंफ्यूज? ठीक, आरना व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? है? ओके नहीं है। नहीं है? कैसे है बता, एक्सप्लेन। तो तू मत खा हाथ से खाना। मम्मी, अभी तो मम्मी है, बाद में यू नो। हाँ तो मैं तो तुम्हारी लाइफ की बात कर रही हूँ ना। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी सिंप्लीफाई इट, फिर तुम वापस सेम क्वेश्चन करना। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे लोग जिनके हाथ नहीं होते, या जो अपेरेंटली जिनके पैर नहीं होते, या कोई लिम्स नहीं होते ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स, क्या वो मर जाते हैं? फिर खाना तो वो खाते हैं रोज, जिंदा भी रहते हैं, और पैरा ओलंपिक्स में जाके ना मेडल भी लेके आते हैं क्या? हाँ तो मत बेटा, हम ना साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में मदद वदद नहीं आती है। मदद कोई भी करे आपकी, पर आप जिंदा हो ना, बस दैट मैटर्स। इवन एक इंसान जो वेंटिलेटर पे भी हो ना, उसको भी हम जिंदा मानते हैं, कि चाहे वो मशीन से बॉडी में ग्लूकोज चढ़ा के ही जिंदा हो, उसको ब्रेन डेड कहते हैं, पर उसको फुली डेड नहीं कहते हैं, पता है तुमको? तो खाना चाहे मम्मी खिलाए, चाहे भैया खिलाए, चाहे दीदी खिलाए, ठीक है, पर आपको इसकी जरूरत जिंदा रहने के लिए नहीं है। इवन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो अपनी जिंदगी जीते हैं, वो मर नहीं जाते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन परफेक्टली चलता है, बिकॉज ऑफ विच दीज टू प्रोसेसेस आर नॉट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक चिराग, ये चला गया है सोशियोलॉजी में कि मदद लेनी पड़ेगी किसी और की, ऐसा सोच रहा है ना, बिना खुद की, मतलब खुद से सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मोरल डाउन हो जाता है ऐसे लोगों का बहुत केसेस में, बट ऐसा थोड़ी है बेटा कि वो मर जाते हैं, वो जिंदा तो रहते हैं ना। खाना कोई तो खिलाएगा, और इतनी बुरी हालत में तो ऐसे तो कोई जंगल में तो फेंक नहीं आएगा जहाँ कोई खाना खिलाने वाला नहीं हो। ऐसे तुम सिनारियो सोच रहे हो। चलो नेक्स्ट, और पढ़ेंगे एक और ऐसा ही टॉपिक। अब की बार सोच समझ के। हाँ जी गरिमा मैम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। इज इट अ लाइफ प्रोसेस? शायद क्या होता है, या तो यस या नो। हाँ जानवी मैम।
It is a life process. Gauravi, it is a life process. Keshav, no, it's not. हाँ, सोचो सोचो. देखो, साइंस इज अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम अपने आसपास की चीजें जान सके, अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत कर सके. माना तुम आलसी हो गए हो, तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना ही पसंद है, पर अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन नो अबाउट. ठीक है, इवन एक जो पेन होता है किसी के हाथ में, तुम्हारे हाथ में, वो भी किसी साइंटिस्ट ने एक टाइम पे डिस्कवर किया होगा. ठीक है, तो वो छोटी से छोटी चीज के बारे में जानने को भी साइंस कहते हैं. तो अभी तो हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं. शो सम इंटरेस्ट. हाँ जी मैम. क्या नहीं है? कैसे? एक्सप्लेन. थोड़ा लाउड, हम सब सुनेंगे. ठीक है. ओके. हाँ जी सर. है. पक्की बात. हाँ चिराग, आपकी बार नहीं है? कैसे समझा? तो मतलब अगर इतना सा बच्चा वो इतना ही रहेगा तो वो जिंदा रहेगा? रहेगा ना. ठीक. दिस टाइम चिराग इज करेक्ट. सुनो मेरी बात. देयर आर डिजीजेस सच एज डाउन सिंड्रोम या बहुत सारे टर्नर सिंड्रोम होते हैं जिसमें लोग बड़े नहीं हो पाते हैं. बड़े एज इन है ना, मतलब मेंटली डेवलप नहीं हो पाते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो मेंटल और फिजिकल दोनों होगा. ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट भी अगर प्रॉपर नहीं हो पाए तो भी इंसान जिंदा तो रहता है. नॉर्मल लाइफ नहीं होगी पर लाइफ प्रोसेस तो नॉर्मल होंगे. एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो नॉर्मल होंगे. ठीक है, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा बट वैसे तो डेवलपमेंट होगा. फिजिकली डेवलप नहीं हो पाए अगर. ठीक है, तो भी क्या होगा? डेवलपमेंट तो होगा. ठीक. फिजिकली ओवर डेवलप भी होगा. एक खली जैसे जाइजांटिज्म, वो पढ़ाऊंगी मैं बाद में. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक बीमारी होती है जिसमें इंसान ओवर हाइटेड और ओवर बल्की होता है ना. तो उस बीमारी को जाइजांटिज्म कहते हैं, पर वो जिंदा तो रहते हैं ना जिंदा. ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक लाइफ प्रोसेस नहीं है. चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, इवन इफ यू आर अंडर डेवलप्ड या अंडर ग्रोथ, बट आप अलाइव रह सकते. वन मोर. रिप्रोडक्शन, ये हमारे इस साल एक चैप्टर भी है, हम पढ़ेंगे बाद में. पर अभी के लिए रिप्रोडक्शन. री मीन्स अगेन, सॉरी, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस. तो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को वापस वापस प्रोड्यूस करने को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. तो नाउ टेल मी, इज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस? हाँ गाइस. नहीं हरजोत, पूर्वा, विधि? नहीं. क्यों विधि? तुक्का मारी थी ना, क्योंकि पूर्वा ने बोला. एक्सप्लेन क्यों नहीं. अरे मैम फंसा दिया. चलो एनीवेज. हाँ जी सर हार्दिक. इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई? हाँ जी, आज तो आपकी चांस नहीं आई. यस श्रेयांश सर. इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस, व्हाई? ओ ओ सॉरी. थैंक यू. हाँ. इट्स नॉट एसेंशियल. ठीक है. हाँ जी चिराग सर. नहीं है? पक्की बात. लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे, बट नहीं है तो तू सही है. लाइफ स्टार्ट होती है वो भी सही है, प्रोसेस नहीं होती समझ में नहीं आया. ठीक है, ये लाइफ का इंपॉर्टेंट प्रोसेस. बट गुड, आई लाइक इट. यू आर अटेंटिव नाउ. तुम स्टार्टिंग के 5 मिनट ऐसे इधर उधर थे. नाउ यू आर अटेंटिव. गुड चिराग, गुड. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ लाइफ प्रोसेस.
ठीक है, ये तो तुम्हें तभी पता पड़ जाना चाहिए था जब मैंने साफ साफ कहा था लाइफ प्रोसेसेस आर NCERT, तो इतने थे इसलिए इतने ही पढ़ाए थे एक बार में, बाकी सब जितने भी हैं वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है वो सुनो। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स को वापस प्रोड्यूस करना, पर जिन लोगों के ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, वो मर थोड़ी जाते हैं, जिंदा रहते हैं ना। ठीक है, देर आर यूनिक, यूनिक मीन्स ट्रांसजेंडर्स, उनके बच्चे थोड़ी होते हैं बट जिंदा रहते हैं वो लोग। ठीक है, देर आर मेनी सच ऑर्गेनिज्म जो इनफर्टाइल होते हैं, जो आगे बर्थ नहीं दे सकते, पर वो मरते थोड़ी हैं। चलो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। वैष्णो देवी की यात्रा पे कौन कोई गया है? खच्चर पे बैठी हूँ, म्यूल पे, वहां पे चलते हैं तो देखे होंगे पहाड़ों पे, केदारनाथ और इन सब एरियाज में म्यूल्स चलते हैं, खच्चर। वो म्यूल जो होते हैं पता है तुम्हें, वो एक मैन मेड ऑर्गेनिज्म है, वो इंसानों ने बनाया है, वो नेचुरली अर्थ पे कभी नहीं था। बट म्यूल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक हॉर्स को एक डोंकी के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है, और तब हमें क्या मिला, म्यूल। The donkey was male and the horse was female organism। ठीक, तो अब ये जो म्यूल्स हैं ये आज भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनवाए जाते हैं, क्योंकि म्यूल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल मतलब ये आगे और बर्थ नहीं दे सकते। ठीक, तो इसीलिए बहुत सारे म्यूल्स हैं हमारे देश में, क्योंकि ये हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है ना, तो हॉर्स की जैसी अच्छी स्पीड है इनके पास, और डोंकी के जैसा अच्छा लेबर कर सकते हैं, मतलब ज्यादा वेट उठा सकते हैं। इसीलिए हिली रीजन्स में जनरली लोगों को यात्रा कराने या है ना बहुत सारा वजन उठाने के ये म्यूल्स काम में आते हैं, बट दे आर इनफर्टाइल, ये आगे और बर्थ नहीं दे सकते, पर जिंदा तो रहते हैं, रहते हैं ना। अच्छा, एक मूवी आई थी, देखी मैंने भी नहीं है, नाम पता है मुझे। ठीक है, द नेम ऑफ द मूवी वॉज लाइगर, सुना है? ठीक है, तो बेसिकली लाइगर में क्या हुआ था, द लायन वॉज द मेल पार्ट, और फीमेल जो था दैट वॉज बेसिकली अ टिग्रेस। उससे क्या बना था, लाइगर। ये लाइगर भी एक एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है जो बनाया हुआ है, बस बात इतनी सी है कि ये फर्टाइल नहीं। ठीक है, ऐसे टाइगॉन भी बनाया था उल्टा करके, मतलब मेल टाइगर फीमेल लाइनस, उससे बनाया था टाइगॉन। तो ऐसे जानवर कुछ कुछ हैं जो बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब एनवायरमेंट में, बट दे आर नॉट फर्टाइल, पर जिंदा तो है, विच शोज कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग योर लाइफ। ठीक, रिप्रोडक्शन इज ओनली नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अगर ह्यूमन बींग्स बिल्कुल रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो जो हमारी ह्यूमन बींग्स वाली लाइफ है अर्थ पे वो क्या हो जाएगी, खत्म। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं है तो हमारी लाइफ बंद हो जाएगी, लाइफ बंद नहीं होगी। क्लियर है ये बात? ठीक, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो फिर से रिवाइज करा रही हूँ। हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल द बेसिक प्रोसेसेस व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, NCERT। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब लाइफ प्रोसेस नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें। चलो पहले सेकंड पॉइंट लिख ही लो, ऐसे लिखो जैसे मैंने बनाया है, NCERT लिखो बीच में और सब कुछ लेबल कर लो।
क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, घर जाके भूल जाओ तो लक्ष्य से जाते जाते रिसेप्शन से आपका एक्सेस लेके जाना, घर जाके भूल जाओ तो 2x पे सुन लेना है ना, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो घर पे इतना पढ़ोगे तो शायद ऐसे बोलोगे मैम तो पका रही हैं, तो इसीलिए 2x पे जल्दी जल्दी देख लेना, रिविजन कर लेना। लग रही है, बंद करवाओ। पीछे बाकी सबको भी ठंड लग रही है? नहीं उधर गर्ल्स तो जानवी इधर आ जा। हो गया गाइस? अच्छा एक बात अभी बता रही हूँ, है ना, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, तुम भी सुन लो, ठीक है, बहुत स्टूपिड सी बात है बट स्टोरी सुनिए ना सबने, रैबिट और टॉर्टोइज वाली। हु विंस द रेस चिराग? टॉर्टोइज। क्या मोरल था स्टोरी का? है? नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बेटा बचपन में पढ़ा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, पर जमाना स्लो वाला तो बिल्कुल नहीं है, यू शुड बी स्टेडी, आई अग्री, बट स्लो नहीं, फास्ट फ्यूरियस एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो रैबिट बनना है पर रास्ता नहीं भटकना है, फोकस्ड रैबिट बनना है, धीरे धीरे लिख के खरगो वो टॉर्टोइज नहीं बनोगे, मैं टॉर्टोइज बुलाना स्टार्ट कर दूंगी क्लास में अगर धीरे धीरे लिखोगे तो, क्योंकि अभी तो बोर्ड से लिखवा रही हूँ, बाद में बहुत सारे नोट्स लिखवाऊंगी, ऐसे धीरे धीरे नहीं लिखना। चलो फर्स्ट हेडिंग डालो न्यूट्रिशन, पर ये मत लिखना, मैं लिखवाऊंगी वो लिखना। दक्ष, टॉर्टोइज नंबर 1, जल्दी, अभी तक तो यही लिखा जा रहा है। गंदी राइटिंग तो अच्छी लिखने की आदत डालो ना बेटा क्लास में। न्यूट्रिशन मीन्स, लिखिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखिए, न्यूट्रिशन मीन्स द इनटेक ऑफ फूड, nutrition means the intake of food, comma, its digestion, nutrition means the intake of food, its digestion, absorption, its digestion, absorption and distribution, to different parts of the body, to different parts of the body, ठीक है। अभी जो तुमने लिखा उसमें तुमने लिखा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, को डाइजेस्ट करना, को एब्जॉर्ब करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही होते हैं हमारे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब समझो, इंजेशन मतलब होता है खाना खाना, इंजेशन का मतलब होगा सिर्फ इनटेक ऑफ फूड, कि मैंने एक बाइट लिया और मैंने वो बाइट माउथ में रख लिया, बस उतने को मैं क्या बोलूंगी, इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म, मतलब जो भी हमने कॉम्प्लेक्स खाना खाया है, ठीक है, उसका छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। फिर जब वो स्मॉल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, अगर हमने प्रोटीन्स खाए हैं तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे,
हमने फैट्स, ऑयल जो हम भी खाते हैं, फैट्स खाए हैं, तो वो फैटी एसिड्स में टूट जाएगा, ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ये वो सारी फॉर्म्स है जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो सारा खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाने को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब खाना एब्जॉर्ब तो हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट में, है ना चिराग, ठीक है ना, है ना। तो खाना एब्जॉर्ब तो हो गया एक पार्ट में, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हेड टू टो पहुंचाना भी पड़ेगा, सो दैट पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले। तो पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को हम कहेंगे एसिमिलेशन। और फाइनली फूड से जो वेस्ट है उसको रिमूव करने को कहेंगे इजेशन। ठीक, आई एम रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस अगेन, अब की बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब एक बाइट लेना और माउथ में रखना, ठीक है, मतलब खाना खाना, खाना खाने को क्या बोलेंगे, इंजेशन। सेकेंड स्टेप, जो भी खाना खाया उसका सिंपल सिंपल टुकड़ों में टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। गॉट इट, ठीक है, समझ में आया इधर। नेक्स्ट, अब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो वो बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे ह्यूमन बॉडी में वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चिराग मैं लिखवाऊंगी तब लिखना बेटा, आराम से पढ़ ले, सुन ले, मुझे पता है तुझे नींद आ रही है पर फिर भी सुन ले, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाय, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको विलाय बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा वो सारा खाना क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। और यहाँ से ये विलाय से ब्लड की कैपिलरीज कनेक्टेड होती है, तो वो सारा खाना ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और फाइनली खाने में जो भी वेस्ट था वो रिमूव आउट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम कहेंगे इजेशन। आई पांचों बात समझ में। इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन मतलब उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को एब्जॉर्ब कर लेना एक पर्टिकुलर पार्ट में, एसिमिलेशन मतलब जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरी बॉडी में हेड टू टो ट्रांसफर होना, और फाइनली वेस्ट के रिमूवल को क्या कहेंगे, इजेशन। गॉट इट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूट्रिशन अकर्स इन 5 मेजर स्टेप्स। लिखो, न्यूट्रिशन अकर्स इन 5 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप लिखिए इंजेशन। इंजेशन पहले से लिख लिया ना। इंजेशन में लिखो इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप लिखिए डाइजेशन। मैं ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो मुझे बता देना प्लीज, है ना। सेकेंड स्टेप लिखिए डाइजेशन। डाइजेशन में लिखो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, breakdown of complex food particles, breakdown of complex food particles into simpler ones, breakdown of complex food particles into simpler ones, ठीक है। थर्ड स्टेप लिखिए एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप लिखिए एब्जॉर्प्शन, लिखो बेटा जय। एब्जॉर्प्शन में लिखो absorbing the digested food, absorbing the digested food, next assimilation, assimilation में लिखो
distribution of the absorbed food, distribution of the absorbed food throughout the body, distribution of the absorbed food throughout the body. और गाइस ये चैप्टर ना 9 मार्क्स का है, बायो का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ना। अभी तो ज्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं आई हैं, जैसे जैसे हम फर्दर बढ़ेंगे आपको हर दिन कुछ 5 to 6 न्यू टर्म्स मिलेगी, तो कोशिश करना जो क्लास में पढ़ रहे हो वो घर पे एक बार जाके बस रीड आउट कर लेना या तो लेक्चर सुन लेना, सो दैट वो दिमाग में थोड़ी फिट हो जाए और तुम्हें याद रहे। लास्ट लिखो इजेशन। इजेशन में एस सुनाई नहीं देता है बट होता है ऐसे साइलेंट, तो लिखना जरूर ढंग से, EGESTION। इजेशन में लिखो रिमूवल ऑफ वेस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट ब्रैकेट में लिखिए अनडाइजेस्टेड फूड। हो गया सबका? क्या लिख लिया? तो न्यूट्रिशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप लोग को शायद पहले से भी पता हो, फिर भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जनरली 2 होते हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, वो वाला नहीं, है ना। ऑटोट्रोफिक, समटाइम्स माय जोक्स आर वेरी पुअर, आई नो गाइस, जस्ट बेयर विथ मी, आई एम सॉरी। ठीक, ऑटोट्रोफिक, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खुद से, है ना, अपना खाना बनाना विदाउट एनीवन एल्सेस हेल्प। ठीक है, तो ऐसा कौन करते हैं? तुम, ग्रीन प्लांट्स। ठीक, तो बेसिकली ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में, तो ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफ पे या फिर ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, या दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे जानवरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम बोलते हैं हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रोफ और हीटरोट्रोफ में यही फर्क है। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर द वंस जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, जबकि हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ठीक है, अब हीटरोट्रोफ में भी 3 फर्दर तुमको टाइप्स दिख रही है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। होलोजोइक वो होते हैं जो जनरली बिग पीसेस ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, जो लार्ज पीसेस ऑफ फूड को खा सकते हैं। होलोजोइक में भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो भी बता रही हूँ। ओहो, पूरा ही लिख देती हूँ ना। It has 3 further types: carnivore, herbivore and omnivore। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, कार्निवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट एंड फ्लेश। हर्बीवोर्स आर द वन जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एंड ओमनीवोर आर द वंस जो दोनों खाते हैं। एग्जाम्पल गौरवी हर्बीवोर का। हर्बीवोर प्लांट्स, प्लांट्स को कब से खाने लग गए? जो प्लांट्स खाते हैं बेटा। विधि हर्बीवोर है। विधि क्या हो गया बेटा, अपन यही है, अपन नॉर्मल है ना, सोबर होके आए ना अपन क्लास में, यू नो व्हाट आई मीन। क्या हो रहा है ये? बेसिक एग्जांपल्स नहीं आ रहे हमको। आरना बच्चा हर्बीवोर, काउस, गोट्स, जिराफ। ठीक है, हाँ जी सर। कार्निवोर, टाइगर। आई एम इम्प्रेस्ड विथ हाइना, नाइस।
कुछ तो डिफरेंट सोचा, नहीं तो सब वही टाइगर लायन बोलते हैं। ठीक है, चिराग इज बिजी राइटिंग। हाँ तो चिराग ओमनीवोर बता दे जब तक। हाँ ठीक है। तुम, चिराग इज ऑल्सो एन ओमनीवोर, है ना? नहीं, अरे ह्यूमन बीइंग सारे ओमनीवोर ही होते हैं। नहीं मैं भी नहीं खाती, पर ओमनीवोर है हम सब। तुम मैकडी का बर्गर तो खाते हो ना? पक्की बात, झूठ। आज तक तूने कोई बर्गर नहीं खाया मैकडी से? वेरी गुड, मम्मी बहुत अच्छी है। बट जनरली मतलब अभी रिसेंट स्टडी में पता पड़ा था कि मैकडी के बर्गर्स पे जो एक पर्टिकुलर लेयर लगती है, दैट इज ऑफ बीफ, है ना? तो हमें नहीं पता होता है। कभी कभी वो लोग फिश ऑयल भी यूज करते हैं टू मेक इट मोर क्रंची एंड स्टफ। तो cheers to all the vegetarians in the house having McD. Next, पैरासाइट। हाँ, मैं क्लास में ऐसी बहुत सारी चीजें बोलती रहती हूँ जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि हमें छोड़ देना चाहिए। अब एक दिन माइक्रोस्कोप में तुम्हें दही भी दिखाऊंगी, लैक्टोबैसिलस। फिर देखती हूँ कितने दिन के लिए कौन कौन दही खाना छोड़ देता है। ठीक है, तो वील डू दैट शॉर्टली। पैरासिटिक, पैरासिटिक वो होते हैं जो खुद तो बड़े मस्त रहते हैं, पर जिसकी भी बॉडी पे रहते हैं उसको परेशान कर देते हैं। मतलब पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच lives on the host body and which depends on the host body for their food and shelter। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है हेयर लाइस। हेयर लाइस सारे मैमल्स को हो सकती है, ह्यूमन बींग्स में कॉमन है, बंदर वंदर में भी होता है। ठीक है, काउस को भी हो सकता है हेयर लाइस। हेयर लाइस तो पता है, जुएं कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वो होता क्या है, वो हमारे सर पे रहेगी, शेल्टर मिल गया, रहने की जगह मिल गई ना। ठीक है, ऊपर से तुम अच्छे अच्छे शैम्पूज लगा के उसको मॉइस्चराइज करोगे। ठीक, और सेकंड थिंग, खाना कहाँ से मिलेगा उसको? क्या खा रही है वो तुम्हारे बालों में? तुम्हारा ब्लड सक कर रही है भाई, तो उसको खाना मिला, उसको शेल्टर भी मिला, और क्या चाहिए उसको? पैसे थोड़ी कमाने हैं। ठीक, तो पैरासाइट्स आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट बॉडी पे रहेंगे सो दैट दे कैन गेट देयर फूड एंड शेल्टर। ऐसा ही एक प्लांट भी है, उस प्लांट का नाम है कसकटा या अमरबेल, जो भी बता रही हूँ अभी लिखवाऊंगी। कसकटा या अमरबेल होता क्या है, कसकटा का प्लांट कभी जीवन में खुद का खाना खुद नहीं बनाता। अगर तुम इस जगह पे कसकटा उगा दोगे ना, यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है ना, वो कसकटा उगेगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। कसकटा की स्पेशलिटी ये है कि वो जैसे ही उसमें थोड़ी रूट्स आती हैं, वो क्या करेगा, बगल वाले प्लांट पे अपनी रूट्स को फैला देगा, खुद की रूट्स को बगल वाले प्लांट की रूट से बाइंड कर लेगा, और बगल वाला प्लांट जब खाना बनाएगा तो डिफ्यूजन के थ्रू उसका खाने को छीन लेगा, और वो उसका बनाया हुआ खाना खाएगा। कभी लाइफ में खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर फूड। इतनी बात समझ में आई? तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर द वंस व्हिच डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज। लास्ट, सैप्रोफिटिक। ये अच्छे होते हैं। ये अच्छे इसलिए होते हैं, ये हम जितना भी कचरा फैलाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, ये उनको क्या करते हैं, क्लीन। दे आर नोन एज द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारे डिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, डीकम्पोजर्स भी कहते हैं हम सैप्रोफाइट को। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? क्योंकि ये सारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करेंगे। अब हम जैसे ये फ्लो चार्ट है वैसा ही बनाएंगे, बस यहाँ पे कुछ कुछ ऐड कर रही हूँ, वो आप लोग भी कर लो। ठीक है, डेफिनेशंस लिख रही हूँ बेसिकली। ऑटोट्रोफिक में लिख रही हूँ ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स। ये मैंने लिख दिया है। कार्निवोर, हर्बीवोर, organisms which depend on
बातें कौन कर रहा है? थोड़ा टाइम हो जाने दो तुम्हारी क्लास को, फिर तुम मैं ऐसे बोर्ड पे टर्न होके भी बता दूंगी कि कौन बातें कर रहा है। आवाज रोज रोज सुनने की आदत हो जाती है। ऐसे अभी नए नए हो तो फायदा मत उठाओ, बातें नहीं करो। चलो। चलो लिखो, फिनिश करो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना गाइस, है ना। किसी को कोई भी डाउट अभी तक जो पढ़ा उसमें? हाँ गाइस। आप लोग होमवर्क में आज सारा जो भी हमने क्लास में पढ़ा है वो पढ़ के आएंगे। कल मैं आते ही सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम आगे की फर्दर क्लास हमारी कल स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? लेट्स फिनिश इट फॉर टुडे।